बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत अब भी कादी फायज ईसा और शहबाज शरीफ का पीछा कर रहा है। अगरचे चीफ जस्टिस आमर फारूक और चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा का जो किरदार है वो इंतहाई मशकूक हो चुका है, लेकिन जो कमीशन बनाकर मट्टी पाव प्रोग्राम था वो भी उलट गया और जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी का जो अपना बेटा है उसने भी मुखालफत कर दी है और वकला तहरीक का आगाज होने जा रहा है। इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने तौर पर तबले जंग बजाया है और ईद के बाद फजल रहमान और बाकी जो जमातें हैं वो भी पूरी तरह तैयार है। इस माहौल के अंदर ये जो एक पूरा जो जजेस के सर शहबाज शरीफ जो मुल्जमान का टोला है उनके सामने जो पेश किए गए हैं, तो जो तहरीक बपा होने जा रही है उसके लिए ये सारी चीज कितने फायदेमंद है ये तफसील भी आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग, आपको इल्म है, वो अपने आप से लड़ रहे हैं, अंदरूनी जो लड़ाई है, और कुछ लोग जो है वो तहरीक इंसाफ के गद्दार, बागी या कंप्रोमाइज्ड बताए जा रहे हैं। मुराद सईद ने आज पूरा जो तहरीक इंसाफ है उसको क्या मैसेज दिया है, ये इंतहाई अहमियत का अमल है। अली अमीन गंडापुर जो है उनको ब्लैक मेल किया जा रहा है या माजरा कुछ और है, इस पे भी बात करेंगे। आए दिन हम देखते हैं अली अमीन गंडापुर जो है उनका कोई ना कोई केस के अंदर वारंट गिरफ्तारी निकाल दिए जाते हैं। पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी न्यायालय के हवाले से जो दरखास्त है उसको पर नोटिस जारी कर दिए थे। तो इस वक्त चूंकि आइन कानून तो है कोई नहीं, ना उस पर अमल दरामद की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर एक अजीब किस्म का माहौल है, जब जजेस ही इंसाफ न दे सके तो अब आगे क्या चलना होता है। तो पूरा जो सिस्टम है वो हाईजैक है। फिर एक थाने से मजीद वो वारंट गिरफ्तारी निकाल लिए जाते हैं। अब ये वारंट गिरफ्तारी थाना कुराल है इस्लामाबाद के अंदर, वहां से निकाले गए कि अली अमीन गंडापुर जो है वो पेश हों वरना उनकी गिरफ्तारी होगी। तो एक तरफ वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला है, उन पर वहां भी तनकीद होती है जब वो किसी वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे से मिलते हैं। चूंकि वहां जो लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको रिलीफ देना है तो वफाकी हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन उनकी मजबूरी है। लेकिन फिर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो मुखालफत करते हैं और कुछ लोगों का कहना है ठीक है आपने मिलना है, लेकिन इस तरह का तासर न दे कि जैसे आप दो बिछड़े हुए भाई थे और आप जो जिस तरह मोहसन नकवी जैसा जालम और सफाक शख्स जिसको कहा जाता है उसके साथ आप मिल रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। अब दूसरी तरफ जो है वो अली मोहम्मद खान है, उन्होंने बड़ा आम पैगाम दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के वारंट गिरफ्तारी से मामलात मजीद खराबी की तरफ जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा आसास सुबह मरकज के खिलाफ मुनाफरत फैलेगी, मुल्क दुश्मनों को जज्बात भड़काने का मौका मिलेगा। इस तरह अगर एक सूबे के वजीर आला के साथ होगा तो कल को जवाबन पख्तूनख्वा में वजीर आजम या वजीर आला पंजाब के खिलाफ पर्चे होंगे और वारंट निकलेंगे। मुल्क का तमाशा बन जाएगा। ये मुल्क को आप किस तरफ ले जा रहे हैं, खुदारा होश के नाखन ले। तो ये अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि यानी अली मोहम्मद खान ने ये पैगाम दिया कि ये एक बहुत बड़ा प्लान है, बहुत साजिश है, ये जो ड्रामेबाजी है, ये जो गुंडागर्दी है, ये बंद हो। और फिर कुछ दिन पहले जब ये सारे मामलात हुए और अली अमीन गंडापुर ने जाके शहबाज शरीफ से मुलाकात की, तो उस वक्त कुछ सहाफियों के जरिए ये खबर दी गई कि अली अमीन गंडापुर के बड़े मामलात हैं पीने पिलाने के और उससे आगे के, तो वो इस वजह से ब्लैक मेल हो गया। लेकिन बाद जो इकदाम किए गए हैं उससे कहीं भी नहीं लगता कि वो किसी भी तरह जो है वो कंप्रोमाइज्ड है। अब दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग हैं वो काफी आप देख रहे हैं कि मुसलसल लड़ रहे हैं। हामिद खान और बाकी वकला आमने सामने हैं। बहुत सारे ऐसे, अब देखे ना, इमरान खान के कारकुनान पर और आम जो वर्कर से उन पर मुश्किल वक्त आया। अगरचे जो सेकंड टीयर लीडरशिप थी उसके साथ ये हुआ, लेकिन फोर्थ और थर्ड जो है वो उनको टिकट्स नहीं दिए गए बहुत सारों को, लेकिन वो मैदान के अंदर मौजूद थे। मुश्किलात उनके लिए भी थी, लेकिन लगता था नून लीग पीपल्स पार्टी को जो जितवाने वाले थे, जो पाकिस्तान का इलेक्शन पर जो डकैती कर रहे थे, उनको ये लगता था कि भाई ये जो तीसरे और चौथे दर्जे की क़यादत है ये तो जीत ही नहीं सकती। तो इसलिए उन पर वो सख्ती बाद जगहों पर नहीं हुई, लेकिन उनको भी टिकट नहीं दिए गए चूंकि इमरान खान ने कहा कि अगर ये सारे मामलात खराब हुए तो हम तहरीक इंसाफ के अंदर वकला को आगे लेकर आएंगे। और बहुत सारे वकला को लॉटरी निकली है। अब जो वकला है वो क्यों कहा गया कि भाई वकला की तंजीमें हैं, बार्स हैं, वहां पर आपका इन्फ्लुएंस होना चाहिए। ये गैर कानूनी गैर आईनी हथकंडे हो रहे हैं, ये एक खुली बदमाशी हो रही है, ताकि आप जो उन हथकंडे के खिलाफ बाकायदा तौर पर काम करें। तो अगर वकला ने ये काम नहीं करना
और MNA बन गए, कुछ नहीं बन सके, लेकिन उनकी सियासत तो जिंदा हो गई ना। वो पहले वो वैल्यू नहीं थी, वो वैल्यू बन गई। तो अगर वकला ने बुज़दिल होना है, कंप्रोमाइज होना है, और अगर उन्होंने कुछ करने की वो पोजीशन में नहीं है, तो फिर इमरान खान को भाई जरूरत क्या थी इनको टिकट देने की? तो ये सवाल जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ा चल रहा है। तो ये कुछ लोग जो है बताया जा रहा है वो कंप्रोमाइज्ड है, वो किसी के एजेंडे पर हैं, वो खुफिया इदारों के एजेंडे पर हैं, या शहबाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं। तो मुराद सईद ने जो पैगाम है वो बड़ा आम दिया, चूंकि मुराद सईद वो पर्सनैलिटी है जो तहरीक इंसाफ का असल चेहरा है। इमरान खान के बाद अगर कोई नजरियाती और फिक्री चेहरा जिसको करार दिया जाता है तहरीक इंसाफ का, तो वो मुराद सईद है। अब उन्होंने जो पैगाम दिया ये पहले आपके सामने रखता हूं, फिर हम कमीशन की बात करेंगे। कैदी नंबर 804 की रिहाई, ये उन्होंने उन्वान दिया है, और वो कहते हैं साल 2011 में तहरीक इंसाफ का सियासी अरूज शुरू हुआ। पुरानी सियासी पार्टियों में मरूसियत के सबब क़यादत के इर्तिका का अमल जमूद का शिकार था। पुराने नाम के जिनको जमहूरियत का चैंपियन बनाकर पेश किया जाता, हुक्मरान खानदान बन गए और अपनी हाकमियत कायम रखने के लिए हर किस्म की डीलों को जायज गिरदानने लगे। तो नई नस्ल के लिए उनमें कोई कशिश न रही। सियासी बावे ये भांप गए कि आने वाला वक्त तहरीक इंसाफ का है, जो कि इलेक्टेबल्स का चलन है। जौक दर जौक बड़े बड़े नामों की शमूलियतें शुरू हो गई। कल तक जो इमरान खान का मजाक उड़ाते थे, उसकी पार्टी पर जुमले कसते थे, अब वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा बन गए। अब वो कहते हैं तलबा सियासत से मरकज की सियासत में एक्टिव हुए, ये मेरा दूसरा ही साल था। ग्राउंड के वर्कर के साथ बड़ा करीबी और मजबूत राब्ता था। हमने तलबा सियासत तो बड़े इनकलाबी एजेंडे पे की थी। अब जो हर ऐरे गैरे को अपनी पार्टी का करता धरता बनते देखते तो तिलमिला कर रह जाते। बनता भी था, हमारी पार्टी हाई जैक हो रही थी और हमारी आंखों के सामने हो रही थी। यानी जो अलीम खान, जहांगीर तरीन, इस तरह शाह महमूद कुरैशी, इस तरह के लोग जो है वो आए। हर मीटिंग में कभी किसी को चैलेंज कर रहे, कभी किसी को, खान साहब को एक एक की प्रोफाइल बता रहे, कभी दूसरे की। बहुत करीब था कि किसी दिन किसी को घेर कर पीठ डालते या खुद ही पिट आते, कि एक दिन खान साहब ने बिठाया और समझाया, दो बातें हमेशा याद रखो, हर इंसान में खूबियां और खामियां होंगी। लोगों की स्ट्रेंथ को देखो, सिर्फ खामियों को नहीं। आपको अपने नजरिए, अपने मकसद के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसे वक्त में अपनी अना और पसंद नापसंद को पुश डालकर लोगों की स्ट्रेंथ, ये एक एक मामला जो है वो नजरियाती वर्कर्स के लिए इंतहाई आम होता है। जो मुराद सईद ने बयान किया है, ये अगरचे बाद लोगों के लिए खुश्क मौजू होगा, लेकिन ये हकीकतन एक बड़ी गहराई वाले किसी भी जमात के जो नजरियाती कारकुनान होते हैं उनके लिए बड़ी नजरियाती ये बातें हैं। पसे पुश डालकर लोगों की स्ट्रेंथ और वैक्सेंस कंपेयर करो। वो कहते हैं देखो, आया वो तुम्हारे मकसद के असूल के लिए मुआवन साबित हो सकते हैं, या उनकी कमजोरियां तुम्हारे काज को नुकसान पहुंचाएगी। दूसरा जो है वो चूज योर बैटल। हर इशू पर लड़ जाना, भिड़ जाना जरूरी नहीं है। ये बात वो बार बार और हमेशा करते हैं जब भी पार्टी लीडरशिप किसी न किसी इशू में उलझने लगती है, जो कि अमूमन होता था, क्योंकि दूसरी तरफ के लोगों को तो ये सर्वाइवल की जंग है। मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा का सामना तो मुस्तकिल ही रहता है। तो वो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते, वेल लेफ्ट जरूरी नहीं है हर बाल खेलना। हमेशा तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की अकलौती सियासी जमात है जिसको अवाम ने खड़ा किया है। ये बड़ी आम उन्होंने बात की है। अवाम ने खड़ा किया है, अवाम ने बनाया है, इसके वाली वारस अवाम है। जो लोग यहाँ अपने जाती मफाद के लिए आए हैं वो वक्त के साथ साथ फिल्टर होते जाएंगे, खुद को एक्सपोज करते जाएंगे। जिनका नजरिया हमसे रिलीजन नहीं है वो खुद ही दूर होते जाएंगे। तुम अपना वक्त और एनर्जी उन पर बर्बाद करने की बजाय अपने मकसद पर फोकस रखो। आज के हालात के तनाजर में आपके लीडर की आज़ादी, आपके मैंडेट की वापसी, आपके वो जो इमीडिएट गोल्स हैं जिनसे आपकी तवज्जो हटाने के लिए एक के बाद एक डिस्ट्रैक्शन तैयार की जा रही है। फैसला आपका है। आपने इमरान खान की बात मानकर अपने नजरिया मकसद पर रखनी है, या इस कठिन मरले पर ऐसे वक्त में जब इसकी जिंदगी दाव पर लगी हुई है अपने लीडर की हदायत पर से पुश डालकर उसके काज से हटना है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि फैसला साज उनके जिंदगी के हवाले से अपने मंसूबों पर अमल दरामद के लिए आपकी तवज्जो इमरान खान से हटने के मुंतजर है। यानी इमरान खान की जान को भी खतरा है और आपस के अंदर आप इधर उधर रोज ट्वीट्स करके इधर उधर लड़ रहे हैं। तो ये छोटी चीजें जो है वो आप छोड़िए। जो हमारे काज के साथ नहीं है, जो भी जाती मफाद पर टोला होगा वो खुद ब खुद निकल कर सामने आएगा और वो चला जाएगा, वो पीटीआई के अंदर टिक नहीं पाएगा। लिहाजा फोकस ये है
کہ عمران خان کی رہائی ہو، عمران خان جو ہے وہ ہمارے جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ واپسی ہو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ کمیشن بنا دیا گیا۔ کمیشن جو ہے وہ کسی بھی سینسیبل بندے نے، یک رکنی ریٹائرڈ جج پر مبنی جو کمیشن ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اپریشیٹ نہیں کیا۔ جو ٹاؤٹ گروپ ہے یا جو تمغہ گروپ ہے اس کے علاوہ پاکستان کے تمام ذی شعور یا جو کمپرومائزڈ وکلا تنظیمیں ہیں پاکستان بار کونسل کے اندر، آدم نذیر تارڑ گروپ جو کمپرومائزڈ، جنہوں نے فائدے اٹھانے ہیں، کوئی بھی باضمیر باشعور آئین قانون کے سامنے سرنڈر کرنے والا شخص، کوئی بھی جمہوری سوچ اپنانے والا جو باضمیر بندہ ہے وہ اس نے اپریشیٹ نہیں کیا۔ اور لوگوں نے کہا، یعنی اب دیکھیے لاہور ہائی کورٹ بار نے اس انکوائری کمیشن کو مسترد کیا ہے، کوئٹہ بار ایسوسی ایشن جو ہے اس نے اس کو مسترد کیا ہے، یعنی بلوچستان بار ایسوسی ایشن نے اس نے بھی مسترد کیا ہے، اور حتیٰ کہ جو جسٹس تصدق جیلانی کا جو بیٹا ہے اس نے بھی اس کمیشن کو مسترد کیا ہے کہ یہ میرے ابے کے نام پہ یہ کمیشن بنانا درست نہیں ہے، لیکن جیلانی صاحب تو ظاہر ہے یہ کریں گے کیونکہ یہ مٹی ڈالو پروگرام اس کو قرار دیا گیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو 6 ججز نے لکھا کہ آپ ہمارے عدلیہ کے بڑے ہیں، آپ یہ فیصلہ کریں، لیکن جن ملزمان کے ٹولے کے خلاف تحقیقات ہونی تھی، جو بینیفیشری تھے، جو عمران خان کو سزاؤں اور دباؤ کے پیچھے جو تھے، اور ججز کو جن سے خطرہ تھا، قاضی صاحب نے جو خط ہے وہ اس کے سامنے جو ہے وہ سر ان کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے، اور اس کی بڑی جو ہے وہ مخالفت ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ خبر میں آپ کے سامنے چند صحافیوں کی رکھتا ہوں تاکہ آپ اندازہ ہو کہ کوئی بھی ذی شعور اور باغیرت شخص، باغیرت، بے غیرت کی بات نہیں کر رہا، باغیرت شخص، اس نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا۔ اور آپ دیکھیں گے یہ عمران خان اور تحریک انصاف کی جو کمپین چل رہی ہے، مینڈیٹ کی واپسی، جو ڈکیٹی کی واپسی ہے، اور ان معاملات کے اندر آپ دیکھیں گے اس کے اندر یہ جو بلنڈر ہے قاضی فائز عیسیٰ کا، ایکسٹینشن کا لالچ کہہ لیں یا جو بھی آپ اس کو عنوان دیں، جب بات ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ پھر جو ہے نا وہ پتہ نہیں اس لیے بات کر رہے ہیں کہ کمپین ہے، چونکہ اس وقت سیاہ و سفید کا مالک قاضی اور ان کے ساتھ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے ساتھ شہباز شریف اور ان کا جو قابض ٹولہ ہے، زرداری مافیا، اور ایسے لگتا ہے بعض اوقات تو یہ فیل ہوتا ہے کہ کہیں زرداری اور شریف مافیا کو یہ پاکستان بیچ تو نہیں دیا گیا، یعنی ان کے حوالے کر کے کوئی ڈاکومنٹ نہ سائن کر دیا گیا ہو، جتنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر کے ان کو زبردستی قابض کیا گیا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ ملک کے 300 سے زائد ممتاز وکلاء نے حکومتی کمیشن مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ معاملہ 184(3) کے تحت سپریم کورٹ خود سنے۔ سابق چیف جسٹس حالانکہ خود بھی سنے تو قاضی صاحب کی اکثریت ہے، وہ مرضی کا بینچ بنائیں گے، چونکہ انصاف جب دینا نہ ہو تو 100 بہانے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کم از کم کوئی تو اس کا حلیہ ہونا، کوئی تو عدلیہ کا عزت اور وقار قاضی صاحب رہنے دیں، یہ اصل میں وہ بات کر رہے ہیں۔ سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کے بیٹے سمیت 300 سے زائد وکلاء نے عدالتی کاموں میں ایجنسیوں کی مداخلت سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط کی تحقیقات کرنے والے حکومتی انکوائری کمیشن کے خلاف عوامی بیان جاری کیا ہے۔ مزید یہ کہ سپریم جوڈیشل کونسل طریقہ کار مرتب کرے تاکہ تمام عدالتوں کے ججز کسی دباؤ کے صورت کے اندر شکایت درج کروا سکیں۔ یہ اسناد ملک نے جو ہے وہ اس حوالے سے یہ خبر دی ہے، اور دوسری طرف جو صحافی ہیں، جو کورٹ رپورٹرز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، یعنی اسناد ملک ایک بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان 6 ججز کی تصحیح کی ہے۔ مطیع اللہ جان عمران خان کے بڑے مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے سب سے بڑے حامی مطیع اللہ جان کو کس بات نے یہ کہنے پر مجبور کیا کہ قاضی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی غداری کی ہے، یا صحافی اسناد ملک جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل کو زیادہ اندازہ ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، سیاسی کیسز میں ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں اور عدلیہ آزاد نہیں رہتی۔ جہانگیر جدون نے یہ بیان دیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ 6 جج اداروں کے حوالے کر کے میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ مطیع اللہ جان، طاقتور اداروں کی بات آئی تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہمت نہیں پڑی، گیند حکومت کے کورٹ میں پھینک کر جان چھڑا لی ہے، یہ بات کی ہے مطیع اللہ جان نے۔ اور تضحیق والی بات کی ہے جو قاضی صاحب نے ججز کی تضحیق کی ہے حسنات ملک نے۔ 6 ججز نے قاضی فائز عیسیٰ کو ادارے کے والد کی حیثیت سے جن کی شکایت لگائی، قاضی فائز عیسیٰ نے ان 6 ججز کو انہی کے حوالے کر دیا۔ یہ اس وقت جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے یہ ایندھن فراہم کیا ہے
बेसिकली जो ये अभी जितनी भी मशक हुई है, हालांकि इनको लगता है कि 5 साल ये पूरे करेंगे, चूंकि पाकिस्तानी अवाम ने जो है वो ये कब्जा करने में कामयाब हो गए हैं, तो इनको लगता है कि 5 साल तो हम ही हैं। लेकिन यहाँ वो कहते हैं ना, तुमसे पहले भी यहाँ पर कोई तख्त नशी था, उसको भी खुदा होने पे इतना ही यकीन था। यानी बाजवा साहब चले गए और फिर बाद में जो है वो ये शहबाज हुकूमत बनाई गई, लेकिन आज वो नहीं है। दोबारा लाए गए इख्तदार के अंदर, लेकिन अवाम ने इनको रुसवा किया और अवाम कहीं वो काम ना करे जो तुर्की में हुआ है। ये भी खदशे का इज़हार किया जा रहा है। बहरहाल ईद के बाद मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये जो कुछ नाइंसाफी हुई है इमरान खान के केसेस के अंदर, अल्लाह अल हक है, और ये खुल कर सारे मामला खुल गया है। तो अब उस तहरीक को ईंधन मिल गया है जिसके अंदर इमरान खान के जो दावा है उसको, या तहरीक इंसाफ के लोगों के दावों की तकवीयत मिलती है। तो ये मामला ऐसे नहीं रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।